आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कोड है KME301। थर्मोडायनेमिक्स KME301। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें जिनका पेपर भी होने वाला है, तो मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे बता दूं यार। देखो, पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो आप लोग ये मत बोलना कि काफ़ी ज़्यादा बता रहे हो, क्योंकि अगर मैं कम बताऊँगा तो फिर आपका अगर एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा तो आप ये बोलोगे कि आएगा नहीं, आया नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका जो भी पेपर होता है उसमें 25 यानी 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन आप अगर आपको पास होने के लिए कम से कम 25 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% हो, तो भी आपको 50 क्वेश्चन जनरली पढ़ने होंगे ही होंगे। तो अगर आप जो है 25 से 50 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका मुझे नहीं लगता कि इतने सारे क्वेश्चन आप जो है कर पाएंगे या फिर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आपको 25 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्स में सॉल्व करना है तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने फिर भी काफ़ी रिड्यूस करने की कोशिश की है। पहले मैं बताऊंगा यूनिट वाइज, फिर उसके बाद लास्ट में बताऊंगा जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। हम बात करते हैं पहले यूनिट 1 की, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। तो देखो, जो पहली यूनिट है इसमें आपको पढ़ के जाना है कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स इनवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक बार अभी रिपीट कर देता हूँ, देखो, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स। फिर आपको गॉस लॉ और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, ये देखो इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ से एक क्वेश्चन आएगा। और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट एक पूछ सकता है, आइडियल गॉस, फिर आपका रियल गॉस। देखो, गॉस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, तो इसको आप उसी हिसाब से पढ़ना कि आपको एग्जाम से में कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो है क्या आ सकता है। तो ये था हमारा पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हमारा यूनिट 1 का है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। पहला है मैक्रोस्कोपिक, फिर है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। देखो, इन दोनों का या तो आपको जो है डिफरेंस पूछेगा, या तो कंपैरिजन पूछेगा, या फिर दोनों का आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना होगा। तो आप इसको देख लेना कि मैक्रोस्कोपिक क्या है और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर आपका स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी लो प्रोसेस, स्टेट और स्टेडी लो प्रोसेस से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको स्टेट आपको परचेस पढ़ के जाना है, और स्टेडी लो प्रोसेस एंड स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। देखो, फ्लो डिवाइसेस और फ्लो प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको स्टडी फ्लो डिवाइसेस एंड स्टडी फ्लो प्रोसेस और अनस्टडी प्रोसेस, यानी स्टडी प्रोसेस और अनस्टडी प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछेगा। किससे? स्टडी प्रोसेस और अनस्टडी प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछेगा। अनस्टडी क्या होता है और स्टडी क्या होता है, दोनों आप देख लेना अच्छे से। आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस ये भी आ सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार देख लेना। और स्टडी एंड अनस्टडी फर्स्ट लॉ, ये आपको देखना है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट। देखो, फर्स्ट यूनिट यार काफ़ी लंबी थी, मैं वो आपको पहले बता चुका हूँ। अब फिर बात आती है जो सेकंड यूनिट क्या है, उसमें कौन कौन से पढ़ के जाना है। सेकंड यूनिट में आपको केल्विन और प्लैंक, उसके अलावा क्लेसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। मैं बोला हूँ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको पढ़ के जाना है। तो केल्विन प्लैंक एंड क्लेसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। टीएस देखो डायग्राम में, क्योंकि थर्ड जो यूनिट है उसमें 4 से 5 डायग्राम है, और जो सेकंड यूनिट है इसमें भी टीएस डायग्राम दिया गया है। तो आप अगर सेकंड यूनिट का टीएस डायग्राम पढ़े हो तो आपको थर्ड यूनिट्स में आपको टीएस डायग्राम नहीं पढ़ना होगा। दोनों रिपीट है, तो टीएस डायग्राम इसके 90% क्या बल्कि 100% चांसेस है। तो आप टीएस डायग्राम ज़रूर पढ़ लेना, इसको अच्छे से देख लेना डायग्राम बना के, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी पूछ सकता है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको मान के चलिए आपको जो है अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपको टोटल यानी 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स भी आपके मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा टीएस डायग्राम के बाद आता है इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जितने भी बता रहा हूँ, ये लॉ वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लेना।
बैलेंस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड वाला TDS इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट TDS इक्वेशन, और रिवेरेबल एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कॉर्नट साइकिल एंड कॉर्नट इंजन थ्योरम, यानी आपको जो है 3 चीज़ इसमें पढ़ के जाना है। क्या क्या? आपको पहले कॉर्नट साइकिल देखना है, फिर आपको कॉर्नट इंजन, फिर आपको कॉर्नट थ्योरम, तीनों आपको देख लेना है। साइकिल, कॉर्नट इंजन, कॉर्नट थ्योरम। ये होगी हमारी यूनिट 2 की बात। फिर आते हैं यूनिट 3 में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है डायग्राम वगैरह बहुत दिया गया है। तो अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, इसका जो है डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों पढ़ लेंगे, अवेलेबिलिटी क्या है और इरिवर्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। और सेकंड है लॉ एफिशिएंसी। मैं फिर बता रहा हूँ, लॉ वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, लॉ वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हर यूनिट से एक क्वेश्चन लॉ वाला पूछ ले। तो सेकंड है लॉ एफिशिएंसी, ये भी आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद बात आती है नेक्स्ट सेकंड लॉ यूनिट के बाद, बैक हो गया था तो मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड लॉ एफिशिएंसी हो गया, फिर आपको हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फंक्शन आपको देखे जाना क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फंक्शन, ठीक है। फिर आपको मैक्सवेल रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आती है कैलिब्रॉन इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलिब्रॉन इक्वेशन आपको देखे जाना है। और उसके बाद कैलिब्रॉन के बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 4, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है देख लेना आपको। और क्रिटिकल पॉइंट, दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट देख लेना। देखो मैं बोला था कि डायग्राम इसमें काफ़ी ज़्यादा PT, VH, PH, उसके अलावा TS जो मैं बोला था वहाँ बता चुका हूँ सेकंड यूनिट में, और HS डायग्राम एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम। देखो इसमें कितने सारे डायग्राम हैं, और इन सारे डायग्राम से कम अगर कुछ नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आपको देख लेना है PT डायग्राम, PV डायग्राम, PH डायग्राम, TS डायग्राम, HS डायग्राम और यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी वाला, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और सिंपल रैंकिंग साइकिल से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंपल रैंकिंग साइकिल या फिर आपको जो है उसके अलावा जो साइकिल वाले क्वेश्चन दिए उसको ध्यान से आप पढ़ लें, बट सिंपल रैंकिंग साइकिल के ज़्यादा चांसेस आने के, ठीक है। उसके बाद बात आती है पार्ट B की यूनिट 4, सब कोल्ड लिक्विड और सुपर हीटेड वेपोर सिस्टम स्टेट। क्या है? सुपर कोल्ड और लिक्विड सुपर हीटेड वेपोर स्टेट, ठीक है। फिर आपका था स्टीम टेबल एंड मोलर चार्ट। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, स्टीम टेबल हो सकता है 2 नंबर, या फिर जो है लॉन्ग आंसर पूछिए, स्टीम टेबल और मोलर चार्ट ये पूछ सकता है, ठीक है। मोलर चार्ट और स्टीम टेबल। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद साइकोमेट्रिक टर्म और साइक्रोमेट्रिक डिफिनेशन, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। क्या साइकोमेट्रिक चार्ट और साइकोमेट्रिक टर्म, साइकोमेट्रिक डिफिनेशन। ये हो गई हमारी यूनिट 4। फिर आती है हमारी यूनिट 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूंगा आपसे, एक बार बता दूं कि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, पढ़ लेना है अच्छे, सिंपल है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है। फिर आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये पढ़ के जाना आपको। फिर आपको रिवर्स्ड एंड ब्रॉयटन एंड बेल कोलीमन साइकिल। क्या है? देखो मैं रिपीट करता हूँ, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स्ड ब्रोटोन एंड बेल कोलीमन साइकिल। फिर आपको एनालिसिस ऑफ साइकिल, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, यानी रेफ्रिजरेशन का जो है आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन का क्लासिफिकेशन और रेफ्रिजरेशन का प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ के जाना है। यह था यूनिट नंबर 5 से। मैंने काफ़ी कम लिया, अगर आप चाहें तो 1 से 2 टॉपिक और बढ़ा सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, बट मैंने जो बताया इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यार इस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ। देखो ये तो मैं फिर बता दूँ, कॉर्नट साइकिल एंड कॉर्नट इंजन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप ये देख लेना। और TS डायग्राम, TDS और PT, PH, PT, PS और उसके अलावा HS डायग्राम। सब ज़्यादा डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 2 डायग्राम मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहले मैं TS डायग्राम इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, और दूसरा मेरे हिसाब से यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम।
इन दोनों को बस आप PT PH PV PH वाला भी देख लेना, ठीक है, HS वाला भी एक बार देख लेना। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से हैं जिनके आने के चांसेस बिल्कुल 100% है कि आएगा ही आएगा। तो पहला मैं फिर बता रहा हूँ आपको, स्प्रिंग एंड शाफ्ट वर्क। मैंने पहले यूनिट में नहीं दिया था, बट ये मुझे लगा कि हो सकता आ जाए, तो आप एक बार देख लेना, स्प्रिंग एंड शाफ्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इन दोनों में से दोनों का कॉन्सेप्ट है तो पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। स्टेडी एंड स्टेडी, अब मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेडी एंड अनस्टेडी से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, हो सकता है दोनों पूछ ले। तो स्टेडी एंड स्टेडी, फर्स्ट लॉ एंड स्टेडी एंड अनस्टेडी का प्रोसेस क्या होता है ये देख लेना। और गॉस लॉ इम्पोर्टेंट है, TS डायग्राम इम्पोर्टेंट है, यूज़ केस और प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट, वो भी आप देख लेना, ठीक है। मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आप एक बार देख लेना। TDS इक्वेशन क्या होता है, TDS इक्वेशन क्या होता है देख लेना। PT PV PH HH डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम टेबल एंड मोलर चार्ट, स्टीम टेबल एंड मोलर चार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टीम टेबल एंड मोलर चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका साइकोमेट्रिक टर्म, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक डिफिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन का कैपेसिटी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर रेफ्रिजरेशन का प्रॉपर्टीज़, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद मैंने 3 से 4 क्वेश्चन और लिखे हैं जो कि आपको एक बार देख लेना है। हो सकता है डेरिवेशन यानी लॉन्ग में जो आए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। जो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से एक से 2 क्वेश्चन आ जाए। पहले आपको देखना है, इवेल्युएट चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। क्या है, इवेल्युएट चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यह हो सकता आ जाए, या फिर हो सकता है इन दोनों में से कोई पूछ लिया, नहीं हो सकता 2 भी आ जाए। ये पूछ सकता है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ठीक है। इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ग्रेड एनर्जीज, यानी हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। हाई एंड लो ग्रेड, यानी हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा, तो आप इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात आती है जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। फिर है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ लिमिटेशन ऑन एनर्जी कन्वर्जन, यानी सेकंड लॉ का क्या आपको देखना है, सेकंड लॉ का आपको देखना है लिमिटेशन ऑन एनर्जी कन्वर्जन, यह का लिमिटेशन क्या होता है एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आप बिल्कुल, अगर आपने पढ़ लिया है तो बताना, तो आप जो छोड़ सकते हैं, या फिर नहीं पढ़े आप तो पढ़ के जाना। उसके अलावा मैं आपको सॉरी बोल दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने उसमें गलती से डिलीट हो गई है, बट मैंने यूट्यूब को मेल किया है, अभी तक हो सकता है वापस आ जाए, अभी तक तो नहीं आई है, हो सकता है शाम तक या कल तक वापस आ जाए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझसे कमेंट कर देना, किसी अदर टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम उसमें वीडियोस बना देंगे। सब्जेक्ट नेम, ब्रांच कोड, सेमेस्टर और आपका ईयर कौन सा है। उसके अलावा बता दूँ यार, मैं काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अगर आप मैं इतनी मेहनत के बावजूद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वीडियोज़ बनानी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, पर लाइक 150 ही तक रह जाते हैं। अगर आप जो है इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके अंदर ज़रा सा भी आप सोचते हैं कि ज़रा सा के अंदर आपको फ्री में अगर कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, टाइम अपना जो है आपको दे रहा है, 3 से 4 घंटा मिनिमम लगता है एक से 2 वीडियोस में, क्योंकि एनालिसिस करना, रिसर्च करना, ठीक है, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, टॉपिक सिलेबस, उसके बाद सब वीडियोस बनती है। अगर आप भी इसके बावजूद भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट को बताना वीडियो कैसे लगे, तो बस थैंक यू वेरी मच।